हाँ तो दोस्तों, हमने जो बिंदु जो हमने अध्ययन किया था, उस अध्ययन बिंदु में हम व्याकरण के अंगों का विस्तार से वर्णन किया है अपन ने। अब हम नया बिंदु शुरू करते हैं, लिपि, जो हमारे ये भी बिंदु परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो यह है कि लिपि किसे कहते हैं। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। अर्थात प्रत्येक जो भाषा होती है उसकी अपनी अपनी लिपियां होती हैं। जैसे हमारी जो हिंदी की लिपि है वो देवनागरी लिपि है, और उसी प्रकार अंग्रेजी की रोमन लिपि में अंग्रेजी को लिखा जाता है, उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है, और पंजाबी को गुरुमुख लिपि में लिखा जाता है। तो हम इस जो देवनागरी लिपि है इसका उपयोग हम कैसे कैसे करते हैं। तो हिंदी भाषा, मराठी भाषा, नेपाली भाषा, कोंकणी भाषा, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा आदि जो भाषाएं हैं हमारी, वो सभी हम देवनागरी लिपि में ही उनको लिखते हैं। जो देवनागरी लिपि है हमारी, ये ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। हमारी जो प्राचीन जो भारत की लिपि हैं उनमें ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, शारदा लिपि। प्राचीन नागरी लिपि के दो रूप हैं। उसमें पहला है पूर्वी नागरी लिपि और दूसरी है पश्चिमी नागरी लिपि। जो वर्तमान हमारी जो देवनागरी लिपि है, जिसको हम हिंदी भाषा में काम में लेते हैं, ये प्राचीन लिपि के पश्चिम रूप से विकसित हुई है। वर्तमान जो देवनागरी लिपि है उसका जो प्रारंभ काल है वो 1000 से 1200 ईस्वी तक देववर्मन नाम के व्यक्ति के द्वारा इसको शुरू करना माना जाता है। हम जो देवनागरी लिपि पढ़ रहे हैं, आखिर इस देवनागरी लिपि का नामकरण देवनागरी लिपि कैसे हुआ, तो इसमें अनेक अनेक प्रकार के मत हैं। इसका जो पहला मत है वो यह है कि जो गुजरात हमारा है, उस गुजरात के नगर ब्राह्मणों की लिपि होने के कारण इसको भी नागरी लिपि कहा जाता रहा है। दूसरा इसका जो मत है वो यह है कि मुख्यतः ये नगरों में प्रचलित हुई थी, इसलिए इसको नागरी लिपि कहा जाता है। जो तीसरा देवनागरी लिपि का नामकरण में जो तीसरा मत है वो है कि देवनगर जो काशी है उसमें अत्यंत प्रचलित हो गई यह लिपि, इसलिए इसको देवनागरी लिपि कहा जाने लग गया। इसका जो अंतिम मत है वो है कि जो बौद्ध धर्म की जो हीनयान और महान शाखा है, उसकी जो महायान शाखा है, उस संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तार में इसका वर्णन है, इसलिए उसी नाग लिपि को ही नागरी लिपि कहा जाने लग गया। अब हमारी जो देवनागरी लिपि है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसका जो वर्ण विभाजन है वो वैज्ञानिकता पर आधारित है। दूसरी इसकी जो विशेषता है वो है ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। इसका जो तीसरी विशेषता है वो है ये उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है, जैसा हम बोलते हैं उसी प्रकार से इसको लिखते हैं। संपूर्ण लिपि इसका जो अगला है, संपूर्ण लिपि समूह है स्वर और व्यंजनों में अलग अलग प्रकार से विभक्त किया गया है। स्वरों को 11 के रूप और जो व्यंजन है उनको 33, इस प्रकार से 44 वर्णों के अंतर्गत इसको बांट दिया गया है। इसकी जो अगली विशेषता है वो है इसका जो प्रत्येक वर्ग है उसके जो वर्ण होते हैं वो उच्चारण स्थान उसी वर्ग के अनुसार होते हैं। इसकी अगली विशेषता है इसकी ध्वनियों में जो संसार की किसी भी ध्वनियों का उच्चारण इस देवनागरी लिपि की ध्वनि में किया जा सकता है। अगली इसकी जो विशेषता है वो है कि इसकी जो शिरोरेखा का प्रयोग होता है, अर्थात जो ऊपर हम इसको बांधते हैं लाइन में, उसको शिरोरेखा कहा जाता है। ये शिरोरेखा इसको लगाया जाता है। अगली जो विशेषता है वो है इसका जो उच्चारित वर्ण है उसी में लिखा जाता है। इसकी अगली विशेषता जो अनुनासिक वर्ण है और अनुस्वार जो वर्ण है उनके दोनों के लिए भी कम अंतर होने के बावजूद भी पृथक पृथक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके ध्वनि व वर्ण में भी सामंजस्य होता है। अगली जो विशेषता है इसमें जो स्वरों के लिए मात्राएं हैं वो भी निश्चित होती है। एक दूसरे वर्ण की मात्रा दूसरे वर्ण के लिए काम में नहीं ली जा सकती है। अगली जो विशेषता है उसमें इसके जो अक्षर हैं उसमें सुडौलता होती है और इसके वर्ण हैं वो गोलाकार लिए हुए होते हैं। अगली जो विशेषता है यह है
कि ये रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। अंग्रेजी की जो रोमन लिपि है उससे भी ये लिखते समय इसका स्थान कम घेरती है। अगला जो बिंदु है कि देवनागरी लिपि जो है उसका निर्धारण जो मानक रूप है वो क्या है। तो हमारे जो वर्णों में स्वर और जो हमारा व्यंजन है उनको बांटा गया है। तो स्वर में हम 11 स्वर काम में लेते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी जो मात्राएं हैं, ए में बिना मात्रा का, आ का इसकी जो एक स्तंभ है वो है, ई की जो छोटी जो स्तंभकार का है वो मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा अलग है, उ की मात्रा ये है, बड़े उ की ये है, री को इस प्रकार से, ए को इस प्रकार से, ऐ को 2 एके में और ओ को एक मात्रा एक स्तंभ और एक स्तंभ और डबल मात्रा औ की। इसका जो अनुस्वार है जिसका चिन्ह यह है, उसमें जैसे हम शब्द लिखें तो जैसे अंश है, हंस है, ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। इसका जो अनुनासिक है जिसको हम चंद्रबिंदी कहते हैं, उसमें जैसे हम लिखेंगे तो कुआ, चांद, अर्थात अनुस्वार और अनुनासिक दोनों अलग अलग चिन्हों के द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका जो विसर्ग होता है, 2 जो चिन्ह होते हैं विसर्ग के, उसमें जैसे हम लिखेंगे प्रातः है, दुख है, इसका भी अलग है। व्यंजन जो हम कै वर्ग है, चय वर्ग है, टय वर्ग है, तय वर्ग है और इसका जो पय वर्ग है, ये पूरे के पूरे 25 वर्ण हैं। इसमें इसके संयुक्ताक्षर हैं वो अक्षय, त्रय, घय। जैसे कि पिछले चैप्टर में इनको बनाना हम सीख चुके हैं। इसका हल चिन्ह है जिसमें पट्टा चिन्ह इस प्रकार से, गृह स्वर है जिसमें हम अंग्रेजी के आ अक्षर को लेते हैं, जैसे में डॉक्टर, कॉलेज, इस प्रकार से। जो रैफ होती है इसकी नुक्ता जो चिन्ह है जिसको हम जोर दे के बोलते हैं, जैसे क, ख, ग, ज, फ, ढ और अण।